जैसा कि आपको बताया गया, टैली टैली अकाउंट के क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला प्रोग्राम है। यह अधिकांश कार्यालयों कंपनियों में यूज किया जाता है। टैली का ये आपको मतलब बताया गया। क्या मतलब होते हैं? ट्रांजैक्शन अलाउड लीनियर लाइन यार्ड। ट्रांजैक्शन अलाउड इन ए लीनियर लाइन यार्ड, टैली का फुल फॉर्म है। अब आपको बताया गया कि जैसे टैली के साथ में नाम क्या दिया गया आपको? अकाउंटिंग। एक नाम आपको दिया गया अकाउंटिंग। देखिए, टैली एक प्रोग्राम है, ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर है जिस पर हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। कभी आपसे कोई पूछ भी सकता है टैली क्या है, अकाउंटिंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे? शुभम, क्या बताओगे? टैली क्या है और अकाउंटिंग क्या है, दोनों में क्या अंतर है? भाई अभी अभी तुरंत बताया है ना। अजीत, क्या बताया गया? टैली एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जिस पर क्या काम किया जाता है? अकाउंटिंग का काम किया जाता है, ठीक है। हम काम करना सीखते हैं अकाउंटिंग का, और पढ़ते क्या है? टैली। टैली में क्या पढ़ाया जाता है? अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। अब अकाउंटिंग क्या है ये भी पता होना चाहिए। अकाउंटिंग लेन देन के ब्यौरे को संगठित करने वाली प्रणाली है, ठीक है। कि जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें व्यवसाय में लेन देन होता है, उसी लेन देन को व्यवस्थित तरीके से लिख कर रखने के काम को अकाउंटिंग कहते हैं। और जो लेखा जोखा हिसाब होता है वो होता है वित्तीय वर्ष, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अकाउंटिंग की परिभाषा लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? अकाउंटिंग किसे कहते हैं? तो लिखिए, अकाउंटिंग व्यवसाय से संबंधित, अकाउंटिंग व्यवसाय से संबंधित वित्तीय लेन देन की वित्तीय लेन देन की व्यवस्थित और व्यापक रिकॉर्डिंग है। व्यवस्थित और व्यापक रिकॉर्डिंग है। अकाउंटिंग क्या है? व्यवसाय से संबंधित वित्तीय लेन देन की व्यवस्थित और व्यापक
रिकॉर्डिंग है। अकाउंटिंग क्या है? व्यवसाय से संबंधित वित्तीय लेन देन की व्यवस्थित और व्यापक रिकॉर्डिंग है। अब एक नाम आपको इसमें मिला है क्या? वित्तीय लेन देन। ये ठीक है। वित्तीय लेन देन क्या है? जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि वित्तीय लेन देन का मतलब होता है कि फाइनेंशियल ईयर के मध्य में। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? बड़ी समस्याएं हैं, प्रश्न बहुत तैयार हो जाते हैं, है ना। वित्तीय लेन देन, तो वित्तीय लेन देन होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर किस डेट से कब चलता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है ये, और खत्म कहां पर होता है? इसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, है ना। और इसी को कहते हैं वित्तीय लेन देन, यानी कि 1 वर्ष में लिया गया और दिया गया। 1 वर्ष के बीच में लेन देन की पूरी रिकॉर्डिंग को व्यवस्थित तरीके से लिखना ही क्या होता है? अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग की परिभाषा आ ही गई होगी और याद भी हो गया होगा। अब देखिए, एक शब्द और पूछने वाला तो नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाता है ना। आपने पढ़ा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये क्या है? फाइनेंशियल ईयर के ईयर। अब इसमें देखिए, एक है फाइनेंस। फाइनेंस का नाम सुना होगा आपने, सुना है? फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस यार, आप लोग तो लग रहा है जैसे बड़े सीधे साधे हो। हैं? फाइनेंस क्या है? फाइनेंशियल ईयर पढ़ ली और फाइनेंस नहीं पता है? आज की डेट में घर वाले या परिवार वाले या गांव वाले या आपके देश वाले कभी फाइनेंस का नाम ही नहीं लिया आपसे। हाँ? फाइनेंस का मतलब होता है कि व्यवस्था चाहिए, ठीक है, और पैसे कम, है ना।
हमें व्यवस्था चाहिए, और व्यवस्था मिलती किससे है? पैसों से। ठीक है। अगर एक प्रश्न आपके सामने रखा जाए कि इस संसार में कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या है? पैसा है ना? यानी कि सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा। आपका कहीं पर संबंध नहीं है तो संबंध को बनाने का भी काम पैसा करेगा। कोई आपको जानता पहचानता नहीं है तो आपकी जान पहचान भी पैसा करवाएगा। यदि कोई आपको भाव नहीं दे रहा है तो आपको भाव भी पैसे से मिलेगा। ठीक है। लेकिन ये भी है कि पैसा भी हो और दिखना भी चाहिए। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारा पैसा रहता है उनके, लेकिन वो फटीचर बने रहते हैं हमारी तरह, है ना? तो उससे कोई मतलब नहीं होता है ना? बहुत पैसा है, आप जान लीजिए। है? हाँ। ठीक है। तो कुछ लोगों को देखोगे कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो वैसे भले ही रहे, लेकिन अब भाई जैसे मार्केट जा रहे हैं तो शर्ट पूरा खिसका के ऊपर कर लेंगे और दूसरे की मोड़ी बांध लेंगे। ठीक है। पैंट दूसरा खिसका लेंगे। जैसे इस अगर शर्ट की ये बाहें उन्होंने मोड़ रखा है तो पैंट की ये वाली बाहें मोड़ के रखेंगे। ठीक है। समझिए वो क्यों रखते हैं। क्यों रखते हैं आप नहीं समझोगे। वो पैसा जेब में नहीं रखते हैं। ठीक है। वो जब मोड़ते हैं तो उसी में मोड़ लेते हैं। तो मैं नहीं जाने कि ये तो थोड़ा दिमाग के कमजोर हैं, है ना? लेकिन ये नहीं पता है कितना बड़ा दिमाग है उसके पास। अब ट्रेन में मान लीजिए, ट्रेन में आप जा रहे हो, आपका कोई पर्स काटेगा तो जेब काटेगा ना, ये तो काटेगा नहीं। और आप ऐसे मोड़ के रख लिए हो तो सुरक्षित रहोगे। ठीक है। तो कभी कभी उनसे भी दिमाग लेना चाहिए। ठीक है। जो दिमागदार हो। तो फाइनेंस क्या होता है कि हमें व्यवस्था तो चाहिए लेकिन पैसे कम है। और आज की डेट में ऐसा लगभग लगभग 100 में 99% लोग हैं। व्यवस्था सबको चाहिए, और देखिए व्यवस्था सबके पास है भी। ऐसा आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जिसके पास व्यवस्था ना हो। ठीक है। तो व्यवस्था देने वाली कंपनी को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है। फाइनेंशियल कंपनी, जैसे गांव में कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि वो ब्याज पे रुपया देते हैं। ठीक है। भैया आपको आवश्यकता है, आप ले जाइए। लेकिन उस पैसे के बदले में 2%, 4%, 10% का ब्याज लेते हैं। यानी कि आपको, और दूसरी चीज जो ब्याज लेते हैं वो, जो 10,000 रुपए दिए तो ब्याज तो इंक्लूड कर दिए, लेकिन उस 10,000 को वो टुकड़ों में लेंगे, आपसे इकट्ठा नहीं मांग रहे हैं कि आप मुझे नहीं इकट्ठा दे दीजिए। तो ये किसी कंपनी या किसी व्यापारी या किसी व्यवसाय का एक रूल्स होता है जो दायित्व में आता है। आप आगे पढ़ोगे टैली में, एक आता है लायबिलिटीज। ठीक है। 22 कैरेक्टर होते हैं टैली में और जिसे हमें याद रखने होते हैं। उसी में से एक कैरेक्टर है लायबिलिटीज, यानी कि लेन देन के दायित्व को समझने वाला। जैसे कि आप किसी दुकान पर गए तो सामान लिए, तो आपका फर्ज क्या है कि अगर सामान आप लिए हैं तो पैसे पेड कर दीजिए। और दुकानदार का क्या दायित्व है कि अगर उसने आपसे पैसे लिया है तो आपको सामान दे। ठीक है। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाइए, टिकट आपने लिया है और आपको अंदर न घुसने दिया जाए तो ये नाइंसाफी है। ठीक है। और ये फिर बिजनेस के विपरीत कार्य है। ठीक है।
और ऐसे ही 2-4 लोगों के साथ होगा, अगर ऐसा हो तो लोग फिर टिकट लेंगे ही नहीं, यानी कि फिर उसका बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसी भी चीज का टिकट अगर 10 दिन पहले काटा गया है तो वो इसलिए नहीं काटा गया है कि आपको मैंने टिकट दे दिया और आपकी एंट्री ही ना ले, वो इसीलिए काटा जाता है कि यदि आपका टिकट है तो आप अंदर आ सके, अगर टिकट नहीं है तो मत आइए। ठीक है, तो 3 शब्द आपको बताए गए, जैसे कि टैली बताया गया। तो टैली एक प्रोग्राम है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ लोग पहले सेंटर पे आते हैं तो पूछते हैं मुझे अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग के लिए कौन सा कोर्स करूं। ठीक है, तो उसके लिए सेंटर चलाने वालों के द्वारा यही बताया जाता है कि आप टैली कीजिए। ठीक है, अगर किसी ने पूछा आके सीधे सीधे कि सर मुझे टैली करना तो सर क्या समझेंगे कि बंदा अकाउंटिंग सीखना चाहता है ना। तो टैली जो है एक व्यवस्थित प्रोग्राम है जिसे पूरी तरह से व्यवसाय में आय पाई जाने वाली समस्त बातों को संगठित करके मॉडिफाई किया गया है, बनाया गया है, और हमें टैली में उसी को पढ़ना होता है। यहां पर इसका फुल फॉर्म जो बताया गया, ट्रांजैक्शन अलाउड लीनियर लाइन यार्ड। ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है, लेन देन। ठीक है, ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है, लेन देन। अलाउड यानी जो अलाउ करता है या आदेश देता है। ठीक है, लीनियर लाइन यानी एक व्यवस्थित तरीके से, और यार्ड मीन्स होता है वस्तुएं, यानी वस्तु से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो लेन देन होता है उसको पूरी तरह से उसका एक व्यवस्थित ग्रुप। आज की डेट में जो टैली पढ़ाया जाता है उसमें आपने देखा होगा कि टैली के साथ साथ मुझे जीएसटी भी सीखना है, लोग ऐसा बोलते हैं, टैली के साथ में जीएसटी भी सीखना है। तो देखिए ये तो उन लोगों की भाषाएं हैं जो नहीं जानते हैं। ठीक है, दरअसल जब आप सामान की लेन देन कर रहे हैं तो लेन देन के आधार पे जीएसटी यानी टैक्स पेबल जो प्रोडक्ट हैं वो स्थान से परिचित कराते हैं। जीएसटी का मतलब है कि किस जगह से आप सामान को खरीद रहे हैं और उस जगह से रिलेटेड आपको टैक्स देना होता है। ठीक है, जैसे आपको पहले एक्सेल में बताया गया है सैलरी शीट, तो सैलरी शीट में एक जीएसटी का नाम बताया गया होगा, या नहीं बताया गया है तो मान लीजिए आज जान लीजिए। जीएसटी का मतलब होता है गुड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु पर लगने वाला टैक्स। ये खुदरा मूल्य से ऊपर होता है। जैसे एक तो होता है कि प्रोडक्ट अमाउंट जो नेट अमाउंट में आता है, जैसे मान लीजिए कि एक डस्टर बना, डस्टर 10 रुपए का है, यानी इसके बनने में इसका जो मूल्य है वो 10 रुपए है नेट मूल्य। लेकिन यही डस्टर कोई खरीद करके ले जाकर आंध्र प्रदेश में बेचता है, तो यहां से 10 रुपए उसने खरीदा है सामान, अब आंध्र प्रदेश ले जाएगा तो इस पर एक जीएस टैक्स लग जाएगा, यानी कि लाने ले जाने में कुछ खर्चा होगा, ऐसे तो चला नहीं जाएगा। और कोई चीज खरीद रहे हैं तो ये भी देखा जाता है कि वो लीगल है या अनलीगल है। लीगल वो है कि जो सरकार की निगरानी में कार्य हो रहा है, अनलीगल वो है जो सरकार की लेखा जोखे में नहीं है, यानी सरकार की कोई उस पे। तो यहां से अगर आप वहां ले जा रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट, आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट सुना होगा, तो यहाँ का गवर्नमेंट और है, वहां का कुछ और है।
रूल्स यहाँ के कुछ और होंगे, वहां के रूल्स कुछ और होंगे। तो यदि यहाँ से सामान खरीदा जा रहा है तो टैक्स कहाँ की सरकार लगाएगी? यहाँ की सरकार लगाएगी, क्योंकि खरीदार कौन है? आंध्र प्रदेश सरकार है। तो आंध्र प्रदेश सरकार या वहां की व्यवसाय की जरूरत होगी तो खरीदेगा, नहीं जरूरत होगी तो नहीं खरीदेगा। जैसे आप दुकान पर गए चीनी खरीदने के लिए, अब चीनी अगर दुकानदार ने बोल दिया 48 रुपए किलो है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, आप 42 रुपए दो, आप 48 रुपए दो, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे आपके पास कोई सामान हो तो कोई खरीदार आपके पास आता है, भैया आप ये कितने रुपए में सामान दोगे? आप बताते हो मैं इतने में सामान दूंगा। अब वो कह रहा है नहीं मैं इतने में लूंगा, तो आप दे दोगे? नहीं दोगे। तो यानी सामान पर लगने वाला टैक्स जो होता है उसे जीएसटी कहते हैं। और जीएसटी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 यस जीएसटी यानी स्टेट गुड सर्विस टैक्स। स्टेट गुड सर्विस टैक्स क्या होता है कि जो यहां से माल खरीदा गया और इसी राज्य में कहीं पर बेचा गया। जैसे सामान को आपने फैजाबाद से खरीदा और रायबरेली में बेच दिया, तो फैजाबाद की भी राज्य सरकार सेम है और रायबरेली की सरकार भी यही की है, यानी कि दोनों एक ही स्टेट की सरकार के अंतर्गत है। अंकेश, क्या बात है? जिंदगी से तंग हो या तंग हो जिंदगी से? आए? तो जब एक ही सरकार के अंतर्गत व्यवसाय को किया जाता है तो वहां पर एसजीएसटी लगता है, यानी कि सबसे कम सर्विस चार्ज कहां लगता है? स्टेट में। यदि आप एक राज्य के ही बीच में आप व्यवसाय को करते हैं तो वहां एसजीएसटी लगता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स होता है कि जैसे आप यहां से माल को खरीदा आपने, या फिर यहां पे आपने उत्पादन किया माल का, ठीक है, और उसे ले जाकर के हम राजस्थान में बेच रहे हैं, तो दो सरकारें मिल गई, एक उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरा राजस्थान। आप यहां से जब माल ले जाओगे, उत्तर प्रदेश की सीमा क्रॉस करोगे, तो वहां पर भी आपकी माल की चेकिंग हो सकती है, और जब आप इन करोगे राजस्थान में तो वहां भी चेकिंग हो सकती है, ठीक है। तो जब दो राज्यों के बीच में व्यवसाय किया जाता है, यानी एक राज्य से माल को खरीदा गया और दूसरे राज्य में माल को बेचा गया, तो वहां पे सीजीएसटी लगता है, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। नंबर 3 पर आता है आईजीएसटी, यानी कि एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। आईजीएसटी होता है इंटरनेशनल गुड्स सर्विस टैक्स। इंटरनेशनल गुड्स सर्विस टैक्स होता यह है कि जैसे आप दो देशों के बीच में जब कोई व्यवसाय होता है, जैसे अमेरिका से सामान को खरीदा गया और चाइना में बेचा गया, तो दो देशों के मध्य व्यवसाय किया जा रहा है, और जब दो देशों के मध्य में व्यवसाय किया जाता है तो उसे आईजीएसटी कहते हैं, और जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो इतना तो समझ ही गए होंगे, है ना? आगे चलें। वित्तीय लेन देन क्या है? सहीम, वित्तीय लेन देन को बताइए किसे कहते हैं?
पूरा बताइए, वित्तीय लेन देन क्या है? एक फाइनेंशियल वर्ष के बीच में लिया और दिया गया, ठीक है। एक फाइनेंशियल वर्ष के मध्य में लेन देन के ब्यौरे को वित्तीय लेन देन कहते हैं, यानी कि एक वर्ष के बीच में क्या क्या लिया, क्या क्या दिया, ठीक है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फाइनेंशियल ईयर का प्रारंभिक मंथ कौन सा है, तो प्रारंभिक मंथ कौन सा है? 1 अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च। यानी कि फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना अप्रैल है और आखिरी महीना मार्च है ना। अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग की परिभाषा भी हो गई। अब अकाउंटिंग का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। क्या नाम है? अकाउंटिंग को हिंदी में कहते हैं लेखांकन। अकाउंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। लेखांकन में 2 शब्द मिले हुए हैं। नंबर 1 लेख प्लस अंक, ठीक है। इसका मतलब होता है अंकों में लिखना, यानी वह चीज जो अंकों में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं, और अंग्रेजी भाषा में अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये अंकों में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि पहले ही आपको बताया गया है लेन देन के रिकॉर्ड को तैयार करना। तो लिया दिया जाएगा जो भी, जैसे सामान लिया गया तो आप सामान में क्या लिखोगे? कौन सा सामान लिया गया और कितना लिया गया, और क्या लिखोगे? कितने रुपए में लिया गया, और क्या लिखोगे? और कुछ नहीं लिखोगे। एक इनवॉइस बनवाया गया था आपको एक्सेल में, है ना। वो इनवॉइस आपको टैली में भी मिलेगी, ठीक है। फर्क इतना है कि एक्सेल में इनवॉइस को डिजाइन आप करते थे और टैली में आपको डिजाइन नहीं करना है। आपको डिजाइन मिलता है, सिर्फ उसे फिल करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें डिजाइन कुछ भी नहीं करना होता है, सब में केवल फिलिंग ही होती है। सामान लिए, कौन सा सामान लिए, कितना लिए, सिर्फ यही एडिट करना है आपको। इनवॉइस, वाउचर, ये सब यानी कुछ आपको छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंकों में लिखना, यानी टैली में क्या किया जाता है? सारी चीजें अंकों में लिखी जाती है। आप प्रोडक्ट का ब्यौरा बनाओगे तो इसमें आता है परचेस, सेल्स। परचेस का मतलब होता है खरीदार, सेल्स का मतलब विक्रेता, ठीक है, यानी बेचने वाला और खरीदने वाला। आप खरीद रहे हो तो आप क्या खरीद रहे हो, कितना खरीद रहे हो, कितने रुपए में खरीद रहे हो, ये मेंशन करना होगा। और ये सब जो मेंशन करोगे वो किसमें करोगे? अंकों में करोगे। 1 पीस, 2 पीस, 4 पीस, 10 रुपए, 100 रुपए, है ना, ये करोगे आप। तो इसीलिए अकाउंटिंग को कहा जाता है कि अंकों में
लिखा जाने वाला कार्य, या ऐसी प्रणाली जिसे अंकों में लिखा जाए उसे अकाउंटिंग कहते हैं या लेखांकन कहते हैं। ठीक है, लिखित प्रणाली दो होती है ना, एक आप अंक में लिखते हैं और दूसरा अक्षर में लिखते हैं, अंक और अक्षर, है ना। और इसे कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। वह भाषा जो दोनों में लिखी जाती हो उसे अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। नंबर फॉर्मेट, अल्फाबेट फॉर्मेट और अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट, आपको कंप्यूटर में 3 फॉर्मेट मिलते हैं। नंबर फॉर्मेट में क्या होता है, अंक में आप लिखोगे और फॉर्मेट का मतलब होता है बदल करके, यानी अंक का जो रूप होता है उसे आप बदल सकते हैं। अंक का रूप कैसे बदलोगे, जैसे हिंदी में एक कैसे बनता है, किसी को पता है? हिंदी में एक, 1, साहब हिंदी गिनती है ना हो तो आता है शुभम? हिंदी में 8 कैसे लिखा जाता है? हिंदी वाली गिनती में 8 कैसे लिखा जाता है? 6 कैसे लिखा जाता है? 5 नहीं लिखने आता होगा। हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो लेखांकन को क्या कहते हैं, अंकों में लिखा जाने वाला। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, यानी किस कारणवश इस लेखे जोखे हिसाब को रखा जाता है वो देख लेते हैं, है ना। अकाउंटिंग के उद्देश्य, इतना मिटा दें। लेखांकन के उद्देश्य, नंबर 1, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन के उद्देश्य। नंबर 1 यानी पहला उद्देश्य है रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने के लिए, रिकॉर्ड को रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने के लिए।
रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने के लिए होता है, पहला। नंबर दूसरा, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए। नंबर दूसरा क्या होता है? व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए। पहला है रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने के लिए, दूसरा है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए, तीसरा है व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानि का पता लगाने के लिए। व्यवसाय में नंबर 4, व्यावसायिक संपत्तियों की रक्षा करने के लिए। और नंबर 5, तर्क संगत निर्णय लेने के लिए। यानी कि ये 5 कारण होते हैं अकाउंटिंग को यूज करने के लिए, यानी उद्देश्य। अकाउंटिंग यूज करने के ये 5 उद्देश्य हैं। इन 5 उद्देश्यों के लिए अकाउंटिंग को यूज किया जाता है। पहला है रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने के लिए। नंबर दूसरा है कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए। नंबर तीसरा है व्यवसाय में होने वाले लाभ या हानि का पता लगाने के लिए। और नंबर चौथा है कि व्यवसाय में संपत्तियों की रक्षा के लिए। और पांचवा है कि तर्क संगत निर्णय लेने के लिए। ठीक है, ये 5 वजह हैं अकाउंटिंग को यूज करने के लिए। और किसी भी व्यवसाय में यही 5 चीजें जानना जरूरी भी होता है। यानी इन्हीं 5 बातों पर हमें फोकस देकर काम करना होता है। जैसे कि पहला आपको बताया गया रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने के लिए। रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने का मतलब ये है कि जो भी लेन देन हो रहा है उसका आपके पास लेखा जोखा हिसाब हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई सामान आप 10 रुपए में खरीद कर लाए हैं और उसको 8 रुपए में ही बेच दिए हैं। अगर लिखा नहीं रहेगा तो ये गलती हो सकती है व्यवसाय में। ठीक है,
क्योंकि आप एक सामान तो खरीद नहीं रहे, एक सामान आप बेच नहीं रहे। तो लेखा जोखा हिसाब रहेगा तो पूरा ये पता रहेगा कि हाँ कौन सा सामान कितने में खरीदा गया और कितने में बेचा जाने वाला है। उसके बाद है कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए, यानी कि वर्ष में आपको लाभ हानि क्या हो रहा है, वर्ष में कितना सामान आपने खरीदा है, कितना बेचा है। अगर लिखा रहेगा तभी याद रहेगा। मौखिकता तो ये भी नहीं याद रहता है कि एक महीने में अगर आप 4 बाजार गए हैं तो कितने रुपए की सब्जी लाए हैं, है ना, और कितना क्या क्या लाए हैं। कभी मिर्चा आप 100 ग्राम ले आए तो कब हो सका थे को पौवा ले ले वो, है ना। ये याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। लेकिन जब लिखा रहेगा तो याद रहेगा। नंबर तीसरा है कि व्यवसाय में होने वाले लाभ हानि का पता लगाने के लिए, तो जब लिखा रहेगा तो दिन प्रतिदिन आपको ये पता रहेगा कि हाँ हमने सस्ते में काम किया है या महंगे में काम किया है। 2 रुपए फायदा लेकर आप काम कर रहे हो या 2 रुपए घाटा लेकर काम कर रहे हो। बात यह है कि घाटा भी जरूरी होता है, ठीक है। व्यवसाय में कभी कभी नुकसान का होना भी अच्छा होता है, क्योंकि अगर व्यवसाय में नुकसान नहीं होगा तो खोलकर आप गुब्बारे बने रहोगे, और थोड़ा सा कहीं पर खरोच आ गया तो पूरी हवा क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। जिस प्रकार से फूली रोटी खाने में तो अच्छी लगती है, लेकिन वो नुकसानदायक भी उतनी होती है जितनी वो अच्छी लगती है, ठीक है। जिस प्रकार से कहावत में कहा जाता है कि कांटा देखने में अच्छा लगता है लेकिन होता बड़ा बुरा है, ठीक है। मिर्चा खाने में बुरा लगता है लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो समय समय की बात है, हर जगह हर चीज अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। जैसे मिर्चा बुरा जरूर होता है लेकिन सब्जी में ना डाला जाए तो सब्जी बुरी हो जाएगी, है ना। मिर्चा तीखा जरूर होता है लेकिन अगर सब्जी में ना पड़े तो मजा नहीं आएगा। भले ही बहुत सारे मसाले डाल दीजिए, केवल मिर्चा ना डालो बस, तो काम गड़बड़ होगा, है ना। जैसे एक कहावत सुना होगा, कहावत क्या पता नहीं, कबीर या रहीम का कुछ दोहा है। सुई और तलवार पे उन्होंने एक दोहा लिखा था, मुझे याद नहीं है, हो सकता है आप लोगों को याद हो, है ना। तो यदि आवश्यकता सुई की है तो तलवार काम नहीं करेगी, और अगर आवश्यकता तलवार की है तो भाई सुई भी काम नहीं करेगी। जैसे एक 10th में एक पोयम थी, मुझे याद नहीं, उसमें एक गिलहरी थी और एक पर्वत था। गिलहरी चलती थी तो पर्वत उस पर बहुत हंसी उड़ाया कि अरे देखो ये तो छोटी सी है, खुदक खुदक के चल रही है ना, इस पर अगर मैं थोड़ा सा गिर जाऊं तो ये मर जाए। गिल्ली शर्माई और काफी दिन तक ये बेइज्जती उसने सुनी, और पर्वत पूरा मजा ले रहा था। एक दिन गिलहरी को क्रोध आ गया, उसने कहा आज मैं बताती हूँ आपका, कई दिन से आप कमेंट कर रहे हैं। फिर एक दिन उसने क्या किया कि पर्वत के नीचे ना टहल करके वो पर्वत के ऊपर चढ़ गई, और फिर पर्वत से पूछा भैया आप क्या हाल चाल है। तो पर्वत ने कहा आप मेरे ऊपर कैसे आ गई। बोले मुझे आने जाने के लिए तुमसे पूछने की जरूरत थोड़ी है, बहुत मजे ले रहे थे 1-1.5 महीने से, मैं कुछ बोल नहीं रही थी इसलिए। उस दिन जब मजे ले रहे थे तो मैं आपके नीचे थी, आज आप मेरे नीचे हैं।
दूसरी चीज, दूसरी कहावत सुना होगा कि हाथी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो लेकिन चींटी के आगे हार जाती है ना। तो कम कुछ नहीं होता है, बस उसकी मालियत को किसने कम कर रखा है? समय ने। ठीक है, यानी कीमत की जो बात है वो समय पर निर्भर करता है कि आवश्यकता किसको है। जैसे आपने देखा होगा बाजार में आप सब्जी खरीदने के लिए गए, अभी प्रेजेंट टाइम में टमाटर कितने रुपए है? 100 रुपए किलो। और इससे करीब 4-6 महीने पहले कितने रुपए किलो था? अभी यार 4-6 महीने, 7-8 महीने पहले तो 200 के आसपास था टमाटर शायद, ऐसा कुछ था ना, 200 के समथिंग था टमाटर। क्यों था? उस समय भाव बढ़ गया था। है? कैसा समय बढ़ गया उसका? समय ऐसे बढ़ गया जैसे होता है कि मार्केट में अगर कोई चीज कम है और खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो फिर ये समझ लो कि उस सामान का भाव बढ़ गया। ठीक है, और यदि खरीदने वाले कम हैं और सामान ज्यादा है तो खरीदने वाले का भाव बढ़ गया, है ना। फिर खरीदने वाला सोचेगा कि मैं जितने में चाहूं उतने में खरीद लूं, और जब सामान कम हो गया, खरीदने वाले ज्यादा हो गए, तो सामान सोचेगा भैया आप तो मेरी सुनोगे ही, है ना। तो बात समय की है। वही है कि तर्क संपत्तियों की रक्षा के लिए व्यवसाय में संपत्तियों की रक्षा के लिए, जैसे कितना सामान आपने व्यवसाय को चालू करने में लगाया है और क्या लगने वाला है। ठीक है, जब पूरा लेखा जोखा हिसाब रहेगा तभी सही रहेगा। जैसे यहां पर अगर चेयर नहीं होती तो आप किस पर बैठते? टेबल पे बैठ जाते, और टेबल ना होती तो, और अगर ये काउंटिंग में नहीं होता तो क्या होता? तो पता लागत या ठोरे गेट से लेके मनी भाग जाते। जैसे पड़ोसी में बारात आती है तो हमारा ध्यान किस पर होता है कि बस आज रात में द्वारे 4 बजे एक आध खटिया हटा देंगे। एक आध चेयर जो है गायब कर दिया जाएगा, है ना। अगर टेंट में बढ़िया रजाई गद्दा आया है तो चलो बस आप दांत पाटे रहो, सुबह सोए उठा लेंगे, है ना। ऐसा होता ही नहीं होता है। बहुत जगह सुना होगा आपने कि सवेर होता है तो लोग तो अपने कार्यक्रम में लगे रहते हैं, लेकिन टेंट वाले भैया वो अपना सामान ढूंढते हैं कि यार मेरा तो इतना था, कहाँ हो गया। और टेंट वाले भी चतुर होते हैं। क्या चतुर होते हैं कि मैं 2-4 सामान ज्यादा लेके आओ थी। ठीक है, 2-4 सामान ज्यादा लाने का उनका कारण ये होता है कि अगर कहूँ 2-4 ठोरे कम पड़ गया तो मालिक हमका पैसों दी है। ठीक है, तो इसलिए वो 2-4 ज्यादा लाते हैं। और गांव वाले क्या करते हैं, भैया 2-4 ठोरे ज्यादा लाओ तो ज्यादा तो ना ले जाओ, वतन में ले जाओ जितना तुम्हें कहा रहा, है ना। तो ये बात है। इसीलिए व्यवसाय में किसकी आवश्यकता होती है? संपत्तियों की रक्षा की जाती है कि जिससे उसका लेखा जोखा हिसाब बना रहता है और ये रहता है कि हाँ ये सामान यहाँ पर है और इतना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर आखिरी है कि तर्क संगत निर्णय लेने के लिए।
जब आप लेखा जोखा हिसाब रखेंगे तो दिन प्रतिदिन आप घाटे में चल रहे हैं या मुनाफे में चल रहे हैं, ये स्पष्ट होता रहेगा। और यदि आप घाटे में जा रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट यूनिट आप बढ़ा लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे एक जगह कार्यक्रम था, वहां पर खाने का आखिरी था, और बात ऐसी हुई कि जब शुरुआत हुआ तो आदमी कम थे। अच्छा, लास्ट में कार्यक्रम मालिक ने सोचा कि प्रोग्राम खत्म हो गया, और अकस्मात आखिरी में आदमी बढ़ गए। अब भैया कारीगर भी जा चुका था, आइटम कम तो था ही। तो मालिक ने क्या किया, अब आदमी तो ज्यादा हो गए भाई, पूर्ति तो सबको करना है। तो फिर उसने क्या किया कि दाल में क्या कर दिया, पानी डाल दिया, ठीक है, और सब्जी में क्या कर दिया, नमक डाल दिया, बस खाना बढ़ गया। ठीक है, खाना बढ़ कैसे गया कि अगर खाना सही होता तो लोग ज्यादा खाते, और ज्यादा खाते तो आदमी के लिए कम पड़ जाता। अब खाने को आदमी कम खाएंगे तो खाना ज्यादा हो जाएगा और आदमी कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये तर्क संगत निर्णय है, यानी कि तुरंत आप फैसला ले लीजिए क्या करना है ना। अगर ऐसा ना किया जाता तो क्या हो जाता, खाना कम पड़ जाता। गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो अगर कम खाने में अधिक आदमी को खिलाना है तो कुछ प्रोडक्ट उसमें ज्यादा कीजिए। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को ज्यादा कीजिए जो जीव पसंद ना करे। ठीक है ना। तो रोटी को अगर आप जला दोगे तो बेइज्जती होगी, यही होगा कि यार देखो बनाने ही नहीं आता है, पता नहीं कौन कारीगर कर रहे है ना। सब्जी में अगर नमक कम रहेगा तो लोग नमक मांगना शुरू कर देंगे या समस्या और बढ़ा देंगे। तो यहां से अच्छा है ज्यादा कह दियो, अब मैं क्या मांगे है, उसे कम कहने का तो उपाय नहीं है ना। उपाय तो है लेकिन वहां पे कोई मांगेगा नहीं। ठीक है, तो व्यवसाय में हालांकि आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। और किसी से बताइएगा भी नहीं कि उन्होंने ही बताया था ये काम, है ना। तो यहाँ पर है तर्क संगत निर्णय लेने के लिए कि व्यवसाय में हानि हो रही है तो आप उसमें क्या करें, कुछ उसमें बढ़ाइए आप। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं जो लेखांकन के अंतर्गत आता है, और इन्हीं 5 कारणों की वजह से अकाउंटिंग को यूज करना व्यवसाय में आवश्यक होता है। ठीक है, नहीं ठीक है, तुम्हें बहुत सीधा साधा मनाई हो। इतना तो आ ही गया होगा, है ना। बात यह है सुबह से पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते एनर्जी खत्म हो जाती है ना। कुछ लोग सोने के लिए तरसते हैं, कुछ लोग खोने के लिए तरसते हैं। सोना भी कितना अच्छा नाम है ना। कहीं पर अगर मिल जाए तो माला माल हो जाए, और अगर कहूं मिल जाए तो भिखारी हो जाए, है ना। सोना बड़ा अच्छा नाम है ना। तो ठीक है भैया, चलिए आज का कार्यक्रम
को विराम देते हैं और इसके आगे एक हेडिंग डाल लीजिए जो आपको कल पढ़ाया जाने वाला है कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग के प्रकार। लेखांकन के प्रकार आप इसे पढ़कर आओगे और कल पूछा भी जाएगा जो पढ़ाया गया है। आप लोग मेहनती लोग हो और उम्मीद है कि याद करके आओगे, है ना? जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।